हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डी एंड एफ ब्लॉक में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बारे में पढ़ा था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आज हम लोग उसके आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो मेन टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एटॉमिक साइज में क्या वेरिएशन होगा इन ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। तो हम लोग जो आज का टॉपिक है वो मेन टॉपिक हमारा ये है वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो इस टॉपिक को देखो, इस टॉपिक करने से पहले मैं आपको थोड़ा जनरल ट्रेंड समझा रहा हूँ कि कैसे साइज में वेरिएशन होता है विद एटम, मतलब पीरियोडिक टेबल में कैसा वेरिएशन होता है, उसके बेसिस पे फिर हम लोग इसको करेंगे। तो सबसे पहले आप, मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, आप मतलब नोट कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, इस टेबल को देखिए। जो ये पीरियोडिक टेबल है इसमें क्या होता है, आप पहला पॉइंट ये ध्यान रखेंगे, डाउन द ग्रुप, जैसे अगर आप ग्रुप के डाउन आते हैं तो आपका एटॉमिक साइज बढ़ता है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। ठीक है? और अगर अक्रॉस द, इसे डाउन द ग्रुप, इसको डाउन द ग्रुप बोलेंगे, इसको अक्रॉस द पीरियड कहेंगे। तो जब अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। उसका पीरियड अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज इंक्रीज डिक्रीज होगा। एटॉमिक डिक्रीज। तो ये दो पॉइंट है, सबसे पहले आपको समझ में आने चाहिए कि डाउन द ग्रुप आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा और यहाँ एटॉमिक साइज डिक्रीज। ठीक है। तो सबसे पहले दो पॉइंट आप समझो। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऐसा होता क्यों ये भी समझ लो। आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हो ना, आप हर में जैसे क्या होता है, अगर आप सिर्फ हाइड्रोजन की बात करो तो उसमें एक ही शेल होता है। जैसे ही आप हीलियम पे आते हो दो शेल आ जाते हैं ऐसे तो। फिर जब आप सोडियम पे आते हो तो तीन, एक तरह से नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते रहते हैं। चार पे आओगे तो चार ऑर्बिट्स हो जाएंगे। ऐसे आपके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेंगे। तो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेक्स्ट ऑर्बिट में ऐड हो रहा है, इससे आपका साइज बढ़ता है। क्योंकि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा होता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप इसका ट्यून, इस डाउन द ग्रुप में क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होगा और अफेक्टिव न्यूक्लियर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा जिसकी वजह से आपका डाउन द ग्रुप आपका एटॉमिक साइज बढ़ेगा। बट आप जब पीरियड में आते हो, देखो पीरियड में क्या होता है, नंबर ऑफ, पहले आप इसको नोट कर लो फिर मैं आगे कुछ चीजें और बताता हूँ पीरियड का। पहले आप इसको नोट कर लो सारा। जब भी आप डाउन द ग्रुप आते हो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते हैं तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है, जिसलिए नीचे डाउन द ग्रुप आपका साइज इंक्रीज होगा। ये पहला ही पॉइंट नोट कर लो आप लोग, फिर मैं आपको इधर वाला कराता हूँ। ठीक है, नोट कर लो पहला पॉइंट। पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। ठीक है। अब आप समझो, जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो, अक्रॉस द पीरियड जाते हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम रहते हैं। जैसे इसके अगर आप लिथियम की बात करो तो इसमें भी एक ऑर्बिट है, इसमें भी एक ऑर्बिट है, और सॉरी दो ऑर्बिट है, इसमें भी दो ऑर्बिट है, इसमें भी दो ऑर्बिट है, इसमें भी दो ऑर्बिट है, इसमें भी, सब में दो दो ऑर्बिट आएंगे लास्ट तक। बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जैसे बीच अंदर वाले में दो होगा, इसमें एक होगा पहले, फिर यहाँ पे दो आ जाएगा, फिर यहाँ पे तीन आ जाएगा, चार आ जाएगा, ये ऐसी लास्ट में आठ आता है। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होते हैं, बस आपका इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और साथ में न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा होता है। देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर आप न्यूक्लियस पे देखोगे चार्ज तो तीन रहेगा, इस पे चार होगा, पांच, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट तो सेम है, बट आपका न्यूक्लियर पे चार्ज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और आपका साइज डिक्रीज हो जाता है। तो अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, नोट कर लो आप लोग। अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ ऑर्बिट आर सेम, बट अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। अफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज ये इंक्रीज हो जाएगा। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, सो इसी अक्रॉस द पीरियड क्या हो, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स सेम है लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, इसलिए क्या हुआ, सो एटॉमिक साइज डिक्रीज, एटॉमिक साइज। तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई जो आपको पता होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल में कि साइज कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, आप इसको नोट कर लो। फिर अब मैं डी ब्लॉक की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ जो डी ब्लॉक हम लोग जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट कर लो। अब नॉर्मल ट्रेंड में जब आप अक्रॉस द थ्री डी सीरीज जाओगे, नॉर्मल ट्रेंड में अक्रॉस द थ्री डी सीरीज आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है नॉर्मली, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा और इधर इंक्रीज होना चाहिए। नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली यही रहेगा, इधर आपका साइज डिक्रीज होगा और इधर आपका इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, साइज आपका इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। इधर आपका साइज इंक्रीज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा और इधर इंक्रीज होगा, साइज डिक्रीज। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, नॉर्मली तो आपका इधर इंक्रीज होना चाहिए था और इधर डिक्रीज होना, सॉरी इधर डिक्रीज होना चाहिए था इधर इंक्रीज होना चाहिए, ये तो नॉर्मल ट्रेंड है। लेकिन प्रॉब्लम होती है यहां से, जैसे थ्री डी सीरीज का तो ठीक है, फोर डी थ्री डी फोर डी में तो डिक्रीज होगा, जैसे आप देखो फोर डी का साइज थ्री डी से ज्यादा होगा, बट जब आप फोर डी और फाइव डी में आओगे ना तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, फोर डी और फाइव डी में एक एक्सेप्शन आता है, फोर डी का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा फाइव डी के, फोर डी और फाइव डी ऑलमोस्ट सिमिलर साइज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये क्वेश्चन है कि फोर डी और फाइव डी का साइज सिमिलर क्यों, साइज सिमिलर, ठीक है। ये तो साइज का ठीक है, बट ऐसा हुआ क्यों, ये हमारे लिए क्वेश्चन होगा, तो आप पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा हो क्यों। देखो, जब आप थ्री डी से फोर डी में आए तब नॉर्मली आपका क्या हुआ, साइज डिक्रीज हुआ, बट जब आप फोर डी से फाइव डी पे गए तो आपका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया। इसका रीजन क्या हुआ, इसका रीजन ये है जो आप ये वाला, ये देखो, जब आप अगर आप इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दोनों का लिख देता हूँ, फिफ्थ पीरियड के लिए लिखते तो आप क्या लिखते, फिफ्थ पीरियड में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो लिखते आप 5s 4d, ये लिखते। बट आप जब सिक्स पीरियड के लिए लिखोगे ना तो आपको लिखना पड़ेगा 6s 4f 5, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। अब एक चीज देख रहे हो आप, 5d 6s से 5d पहुंचने के लिए बीच में आपको 4f फिल करना पड़ रहा है, यानी 4f में 14 इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करोगे तब आप 5d 2 पे जाओगे या 1 पे जाओगे, ठीक है। तो मतलब 5d 2 आपका उसके बाद स्टार्ट होगा, पहले आपको ये पूरे फिल करने पड़े। तो जब आप 4f के पूरे 14 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो आपको मैंने समझाया ना, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर रहे होगे, नंबर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहेगा, तो जब तक आप यहाँ पे पहुंचोगे ना 72 पे, 57 से 72 पे, तब तक आपका साइज ऑलमोस्ट बहुत डिक्रीज हो चुका होगा, जो ऑलमोस्ट ऊपर इसके बराबर आता है, ठीक है। तो मेन इसमें क्या होता है कि जो आपका ये आपका 4d और 5d का जो एटॉमिक साइज है सिमिलर होने का रीजन यही होता है कि बीच में आप 4f के मतलब 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो, या एलिमेंट्स आपको इसको लेंथनाइट सीरीज कहते हैं, पूरी लेंथनाइट सीरीज फिल होगी उसके बाद आप इस पे आओ। तो लेंथनाइट सीरीज के 14 एलिमेंट जब ऐड हुए तो इससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, जिसकी वजह से आपका साइज घट जाता है, जिसकी वजह से जेडार और एचएफ का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर आता है, ठीक है, इसका दोनों का साइज सिमिलर हो जाता है। तो अभी मैं इसको आप पहले समझ लो, मैं दोबारा से एक बार समझा देता हूँ फिर आपको लिखवा दूंगा। देखो, आपने यहां तक फिल किया, जैसे ही आप 4d से 5d पे जाओगे बीच में आपको ये 4f के 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे।
अब जब ये 4f के 14 इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करोगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज आपका रेगुलर डिक्रीज हो रहा होगा। तो जब तक आप 57 से 72 पे पहुंचोगे आपका साइज ऑलमोस्ट बहुत छोटा हो चुका होगा। तो ये साइज ऑलमोस्ट इसके बराबर आ जाता है, इसलिए जेड और एच एफ का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, पॉइंट ध्यान रखना है। अब आप इसको समझ गए हो तो मैं आपको नोट करा देता हूँ, इसको नोट कर लो, इसकी डेफिनेशन भी होती है। तो इसका डेफिनेशन ही लिख लो। व्हेन वी मूव फ्रॉम 4D सीरीज 4D सीरीज टू 5D सीरीज, वी हैव टू fill 14 element of lengthenoid lengthenoid सीरीज। इसको ब्रैकेट में जाओ तो 4f भी लिख सकते हो, 4f। ठीक है। When we move from 4D series to 5D series, we have to fill 14 element of lengthenoid series. So अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड साइज ऑफ 4D एंड 5D आर सिमिलर। और इसको कहा जाता है लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोलते दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। इसको लिख लो आप, इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड। ये लेंथेनॉइड है, यहाँ लिख लेना आप कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको थोड़ा और बता देता हूं आपको। ठीक है, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। इस मैं दोबारा, जब आप क्या करते हो, व्हेन वी मूव फ्रॉम 4D सीरीज टू 5D सीरीज, वी हैव टू फिल 14 एलिमेंट ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज 4f, so effective nuclear charge increase and size of 4D and 5D are similar, this is called the lengthenide contraction। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे करते हैं, इसमें ये पॉइंट आप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। आप मेन इसमें देखो, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही टर्म है, लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको अच्छे से समझ लेना और नोट कर लेना। अब हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। तो लेंथनाइट देख रहे हो ना यहाँ पे, आप अगर चाहो तो इससे भी देख सकते हो ये चीज।
ये आपको 3D 4D और 5D का एटॉमिक रेडियस दिया। तो देखो अगर आप यहाँ पे समझो इसको तो देखो ये वाला आपका 3D का है, और फिर 4D और 5D। तो देखो 3D से जब आप जा रहे हो तो 4D और 5D का तो बड़ा है, लेकिन इन दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियस आ, देख रहे हैं, जैसे ये तो आपका 3D का है, 3D से ज्यादा तो 4D का होगा, और 4D और 5D का देख रहे हो आप, ऑलमोस्ट सिमिलर आ गया। तो 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है ड्यू टू लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन। ये चीज आप याद कर लेना, ये बार बार आती है कि आपका लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन का जो साइज होता है वो उसकी वजह से 3D और 4D में आपका साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। और इसमें एक एग्जांपल भी ध्यान रखना, जेड आर और एच एफ, जैसे जेड आर और एच एफ का साइज सिमिलर होता है, ये लिख लेना, ये एग्जांपल में लिख लो। जैसे अगर कभी आए ना कि लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन का क्या इफेक्ट हो रहा है, तो आप इसको ले साइज डिक्रीज सिमिलर हो जाएगा जेड आर और एच एफ, जेड आर और एच एफ, ये याद रखना एग्जाम्पल में, जेड आर एंड एच एफ, इसका साइज सिमिलर है, ठीक है। जेड आर और एच एफ का साइज सिमिलर होता है, ये आप नोट कर लें, ठीक है। तो आप ये कर लो, फिर हम लोग अब नेक्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। तो आपका ये हो गया, अब हम लोग इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी पे बात करते हैं। कहाँ गया? हम्म, हाँ। तो चलिए अब हम इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी पे बात करते हैं, आप नोट कर लीजिए पॉइंट। तो ये आपका नेक्स्ट हो गया। तो नेक्स्ट आपका है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ, लेकिन उससे पहले ना एक पॉइंट और इसमें नोट कर लो आप लोग। इफ मास इंक्रीज एंड रेडियस डिक्रीज, रेडियस डिक्रीज, देन डेंसिटी, देन डेंसिटी डेंसिटी इंक्रीज across the 3D 3D series from Ti to titanium to from titanium titanium टाइटेनियम टू कॉपर, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, टाइटेनियम से कॉपर की तरफ या इंक्रीज होगा, ठीक है, साइज आपका, डेंसिटी इंक्रीज होगा, ये पॉइंट नोट कर लो। फिर देखो लेंथनाइट समझ में आ गया, लेंथनाइट में ये ध्यान रख लेना कि जेड आर एंड एच एफ इनका सिमिलर साइज होता है, सिमिलर साइज ड्यू टू लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रख लेना। अब इसके बाद हम लोग आते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आप नया टॉपिक लिखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में देखो क्या क्या, यहाँ भी सेम वही ट्रेंड रहेगा जैसा है, अक्रॉस अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, आयोनाइजेशन
एंथैल्पी इंक्रीज होती है ड्यू टू अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, जेड इफेक्टिव, इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही हुआ इसका मतलब, ठीक है। ठीक है। Across the period, ionization enthalpy increase due to Z effective or down the group, down the group, down the group, ionization enthalpy decrease. Ionization enthalpy, enthalpy, down the group, ionization enthalpy increase. ये डिक्रीज होती है ड्यू टू डिक्रीज इन जेड एफ, डिक्रीज इन जेड, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रख लेना आप लोग, आगे के लिए भी ध्यान रख लेना कि अगर अगर आपका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज आपका डिक्रीज हो जाएगा, और आयोनाइजेशन, इसको आईजेड से लिख दूंगा मैं आगे, इसको आईजेड से कहूंगा आयोनाइजेशन थेरेपी को, ये इंक्रीज होगा। अगर आपका जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है तो साइज आपका इंक्रीज हो जाता है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी डिक्रीज होती है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आप नोट कर लो। फिर इसमें मैं कुछ और भी चीजें बताता हूँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, इसको कैसे करते हैं। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये होगा, जैसे आपके पास स्कैंडियम की अगर हम बात करें Sc, तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d1 4s2, यही होता है। अब अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन्स निकालना शुरू करो तो सबसे पहले 4s का जाएगा, तो Sc पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या आएगा, 3d1 4s1। तो ये इसकी इसके लिए जो एनर्जी लगेगी ना, जैसे Sc से Sc प्लस के लिए जो एनर्जी लगी, उसको हम इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। मतलब अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल से। मतलब जैसे अगर इनमें देखो 3d अंदर आएगा, 4s बाहर आएगा, तो 4s से आउटर मोस्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उसको हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है। तो अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो अमाउंट ऑफ amount of enthalpy required to remove electron from outermost cell of atom, from outermost cell of atom। अब आप ये नोट कर लो, ये तो नॉर्मल ट्रेंड है, बट अब इसमें मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। ये तो हो गए जो नॉर्मल ट्रेंड है, बट कुछ हम एक्सेप्शंस भी देखते हैं, तो आप इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं इसके कुछ एक्सेप्शंस आपको कराता हूँ आयनाइजेशन एंथैल्पी के, ठीक है। तो देख, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखना, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड किस किस पे करती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी, एंथैल्पी डिपेंड डिपेंड ऑन, तो पहला चीज है इसमें अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैं अगर Sc का ही देखूं, Sc का आप क्या लिखते हो, स्कैंडियम क्या हो गया, 3d1 4s2। तो अगर आप इसको देखो तो ये स्कैंडियम आपका फोर्थ पीरियड में आता है, तो जैसे समझ लो पॉजिटिव न्यूक्लियस चार्ज अंदर होगा, इसके बाद एक शेल आएगा,
फिर दूसरा सेल आएगा, तीसरा आएगा, और चौथा सेल। देखो इसमें आएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रहे होंगे, 8 इसमें रहेगा। हाँ, दो, और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपके 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये कुछ ऐसा होगा। तो जो ये न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे यहाँ पे आपका 3D1, जैसे 3D1 और 4s का 2 होगा। तो जो बाहर के ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, इसी से तो अट्रैक्शन हो रहा होगा। ये पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस का है, इनको अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे पहले इस चीज को आपको हटाना पड़ेगा। तो पहला चीज ये हो गया। दूसरा देखो, दूसरा है आपका रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। रिपल्शन बिटवीन बिटवीन। तो एक चीज देख रहे हो, बीच में इतने सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे आपस में, एक दूसरे से रिपल करेंगे। तो एक तो ये, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये तो अट्रैक्ट कर रहा होगा, बट ये रिपल करेंगे। तो ओवरऑल जो होता है, उसी को हम इन दोनों को मिला के जेड इफेक्टिव ला, जेड इफेक्टिव। अब जेड इफेक्टिव क्या होता है, डाउन द ग्रुप आपका घटता है, और अक्रॉस द पीरियड बढ़ता है। इधर आपका ये डिक्रीज इंक्रीज हो जाता है, और डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज। तो ये दोनों के पॉइंट पे, अब ये पॉइंट इन दोनों पे चीजें डिपेंड करती हैं। तो आप इसको लिख लो पहले, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उसको समझो आप लोग। और इसमें तीसरा एक्सचेंज एनर्जी भी लिख लेना, एक्सचेंज। ठीक है, तो ये आपका एक्सचेंज एनर्जी है। ठीक है, तो ये लास्ट, ये सारा नोट कर लो, फिर हम लोग इसका कुछ एक्सेप्शन वाले पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। जैसे आप देखो, अगर मैं आपको ना 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूँ, और आपको पूछ रहा हूँ कि इनमें सबसे ज्यादा किसका होगा, जैसे एक दे दूं मैं Mn+, और एक दे दूं मैं आपको Cr+, और मैं पूछूं कि इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। जैसे आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा, 3D5 नॉर्मल। सबसे पहले Mn का करके देख लो, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3D5 4s2। देखो ये चीज मैंने आपको पहले ही बताया, इसको रट लेना, काम आता है। जैसे क्या होगा, SC Ci Br Mn Fe Co Ni Cu Zn। इसमें 3D1 होता है, इसमें D2 होता है, D3 होता है, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D9 और D3। ये हमेशा आपको रटना है, और 3D आएगा सब में, और 4s2 सब में रहेगा। ठीक है, और साथ में 4s2 भी रहेगा। अब क्या होता है इसमें, हमेशा ये रहता है, ध्यान रखना। तो इसका देखोगे, Mn का देख रहे हो 5 आ रहा है, यानी 3D5 4s2 आया। तो आपको अगर Mn+ बनाना है, तो आपको लिखना पड़ेगा Mn का प्लस जो बनाओगे वो आएगा 3D5 4s2। ठीक, और क्रोमियम का देखो, इसका क्या आता है, 3D4 4s2। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका Cr+ में बन जाएगा, इसका बन जाएगा 3D4 4s2। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन ये है कि इसमें आयनेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है। ठीक है, तो देखो एक चीज समझो यहाँ पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट कर देगा, हाँ, तो ये नॉर्मल आपका
सॉरी ये 3d5 और 4s0। आप देखो यहाँ पे समझे, हमेशा ये ध्यान रखना D0, D5 और D10 अगर किसी का आता है तो इनकी आयनेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा है। अगर कहीं D0, D5, D10 आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मिलता है, ऑलवेज हायर आयनेशन एंथैल्पी, हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी D0 मिल जाए, D5 मिल जाए, D10, तो उसकी आयनेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होती है ड्यू टू एक्स्ट्रा, ये मतलब हाफ फील्ड और फुली फील्ड की वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, ये D5 है, या फिर फुली फील्ड। D10 आपका फुली फील्ड है, फुली फील्ड है, या D0 आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। D0 जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि D10 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, D0, D5 आपका हाफ फील्ड है, और D10 आपका फुली फील्ड है। तो इस तरह के अगर मिलते हैं तो ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, और इनका मेन रीजन यही होता है कि ये इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत हार्ड होता है, तो इसलिए इनकी आयनेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा रहेगी। लिख लो D0, D5, D10 मिलेगा, ऑलवेज हायर आयनेशन एंथैल्पी, क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, या हाफ फील्ड और फुली फील्ड है। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों में Mn+ और Cr+ में देखें तो Cr+ का ये है, Mn+ का ये है, तो नॉर्मल सी बात है आपका आयनेशन एंथैल्पी Mn+ से ज्यादा Cr+ की है। ठीक है, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी है जो आपको याद। अब आप इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे इसमें करते हैं। आप इसको पहले नोट कर लो। हम्म, तो देखिए ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसमें कुछ और ट्रेंड्स आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपने ये लिया होता Fe2+ और Mn2+, अब दोनों को अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो Mn2+ का तो समझ में आ रहा है, एक और निकल जाएगा 3d5 आ जाएगा, और इसका आएगा 3d6। अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा। अब दोनों में ज्यादा स्टेबल ये, मैंने आपको बताया ना D50 स्टेबल ज्यादा होता है, तो इसका ये हो जाएगा आयनेशन एंथैल्पी का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये अभी आप नोट कर लो।
ठीक है, अब ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसमें कुछ आपको ट्रेंड समझा देता हूँ मैं। आप कुछ पॉइंट्स और याद रखना, ये टेबल से देखो, ये टेबल जो है मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ। हम्म। तो इस टेबल को देखो, यहाँ से मैं कुछ ट्रेंड्स आपको समझा, देखो ये आयनेशन एंथैल्पीज दे रखी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनेशन एंथैल्पी का मतलब ये है, जैसे आप अगर स्कैंडियम की बात करोगे, जैसे Sc क्या होता है, ये होता है 3D1 4s2। तो Sc प्लस मतलब फर्स्ट आयनेशन, ये कैसे आएगा, आपका हो जाएगा 3D1 4s1। फिर एस सेकंड का मतलब हो गया ये 2 प्लस, ये फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी होगी फर्स्ट वाली। ये सेकंड आयनेशन एंथैल्पी, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन, जब मतलब फर्स्ट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, सेकंड का मतलब दो, थर्ड का मतलब तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, ठीक है। तो ये 3D1 ये है, फिर एस 3D1 बचेगा, 4s0 बचेगा, और Sc3 में आपका 3D0 हो जाएगा, 4s0। ठीक है। तो देखो, अगर मैं हम पहला ट्रेंड देखें, तो मैंने आपको बताया ना, इस साइड पे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, ठीक। तो देखो, सबसे पहले इसकी आप एक ट्रेंड देखोगे, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी नॉर्मली आपकी बस थोड़ा बहुत यहाँ फर्क है, अदरवाइज इंक्रीज ही हो रही है, ठीक है। बस यहाँ थोड़ा सा चेंज आया है इसमें, अदरवाइज। और सबसे ज्यादा पहला चीज देख रहे हो आप, इन सब में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी जेडन की, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी क्यों आई, क्योंकि इसका फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये है 3D10 4s2। फुली फील्ड है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा आई है, तो ये पहला पॉइंट ध्यान रखना कि आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा आपकी पहली फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 3D सीरीज में जेडन की होती है। 3D सीरीज में आयनाइजेशन एंथैल्पी जो सबसे ज्यादा आती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 3D सीरीज में जेडन की होती है, ये आप नोट करके रख लो। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3D सीरीज किसका आया है, जेडन। ठीक है, ये नोट कर लो पहला पॉइंट, फिर मैं आपको अगला बताता हूं। अब अगला पॉइंट देखो, सेकंड आयनेशन एंथैल्पी। अब सेकंड का मतलब हो गया आपका होना चाहिए, मतलब अ, कोई भी जो मेटल होगा M2 पॉजिटिव में होगा, M2 पॉजिटिव केस में। अब 2 पॉजिटिव में ज्यादा स्टेबल कौन है वो देख लो उसके हिसाब से। यहाँ पे ट्रेंड आपका बढ़ रहा है। हाँ, सोडियम का है। हाँ, सेकंड वाले में इसका ज्यादा आ रहा है, ठीक है। हम्म। सेकंड आयनाइजेशन थेरेपी इसकी इसकी ज्यादा आ रही है, देखो आप ये चीज। फर्स्ट तो इसकी कम थी, लेकिन सेकंड वाले में कॉपर की ज्यादा आ रही है, क्यों आ रही है समझ लो। अगर आप देखोगे सेकंड आयनाइजेशन थेरेपी आपकी कॉपर की ज्यादा है, सेकंड जो है आपकी, सेकंड आईजेड जो है कॉपर की केस के में, यानी Cu प्लस का जो है सबसे ज्यादा होगा सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कॉपर का। क्यों है, देखो Cu प्लस जो है, उससे अगर आपको Cu2 प्लस कन्वर्ट करना है, Cu प्लस जो होता है 3D10 4s0 है, और ये आपका 3D9 होता है। तो एक चीज है, ये आपका फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप इसको D9 में कन्वर्ट करो तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ये क्या है, फुली फील्ड डी ऑर्बिटल है। ये क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसलिए आपको एनर्जी यहाँ पे ज्यादा देनी पड़ती है, इसलिए सेकंड आयनेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा होती है, ये पॉइंट ध्यान रखना। फर्स्ट आपकी जेडन के केस में आ गई, सेकंड आपकी Cu प्लस की आती है, ठीक है। ये Cu प्लस की है सेकंड आयनेशन, आप ये नोट कर लेना, Cu प्लस का सेकंड आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना। अब हम लोग आगे करते हैं।
तो ये आप नोट कर लेना। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे करते हैं। हम्म ये सेकंड हो गया, अब आप थर्ड का देखो। सेकंड में सी यू प्लस आपका सबसे ज्यादा हो गया। अब आप थर्ड की बात देखो, थर्ड वाले। थर्ड वाले केस में क्या है आपका? हाँ, तो अगर आप थर्ड में देखो तो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी आई ज्यादा आपकी? हम्म हम्म थर्ड वाली भी इसकी आ रही है आपकी, Zn2+। अगर आप थर्ड भी देखो तो Zn2+ की है। और इसका भी सेम रीजन है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल। जैसे अगर थर्ड भी देखो तो इसी का आ रहा है। क्यों आ रहा है? 3837 है ना। तो इसका भी इसीलिए ज्यादा आ रहा है क्योंकि इसका भी 3D10 हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड का ध्यान रख लेना। और फिर अगर आपको जो कंपैरिजन बताएं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि Fe2+ पे ज्यादा हो जाएगा Mn2+, क्योंकि इसका D5 आ जाता है और इसका D6 होता है। ठीक है, तो मेन आपको ये ध्यान रखना है आयनाइजेशन एंथैल्पीज में। कभी भी कोई आयन का है, सबसे पहले आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो। D0 है, D5 है, D10 है। अगर उनमें कोई भी ये दिखता है तो इसका मतलब उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा इन कंपेरिजन ऑफ नॉर्मल आयन। ठीक है, तो ये आप आयनाइजेशन एंथैल्पी में चीजें याद कर सकते हो। और मेन आपको ये टेबल मतलब कम से कम ये आपको याद रखने एलिमेंट्स और इनका D1 D2 D3 D10 तक, और इनके एटॉमिक नंबर, ये मेन आपको ध्यान रखना है। और आपको इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन एटलीस्ट ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लो। और फिर मैं फिर थोड़ा आगे आपको चीजें कराता हूँ। ठीक है, चलो। फिर अब अगला है आपका आयनेशन के बाद आता है आपका। हाँ। हम्म हम्म कुछ ना, अब मेन क्या होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं कि जैसे आपको आयंस दे रखे होंगे और आपको बताना होगा कि उसमें आपको कुछ पॉइंट्स होंगे। जैसे क्या है कि अगर मैं बोलूं आपको कि आयन में ई नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी। जैसे अगर अब मैं आपको बताऊं, आपके पास हो एक M3 की। देखो, अगर मैं आपको दो आयन दूं, एक दूं Mn2+ से Mn3+। ठीक है, इसका ई नॉट वैल्यू, मतलब ई नॉट Mn2+ से Mn3+। और एक दे दूं आपको ई नॉट Fe2+ से Fe3। क्वेश्चन ये है कि आपको दो ई नॉट वैल्यूज दी हुई है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका टू से इसमें बन रहा है ना, तो हाँ ये लूज कर रहा है सर, यहाँ पे ये भी लूज कर रहा है। तो ये आपको एक तरह से स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये एक तरह से आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। तो मेन क्वेश्चन आपका ये है कि इन दोनों में वैल्यू किसकी ज्यादा होगी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है, जैसे आपको दो वैल्यूज दी हुई है ना, ई नॉट की Mn2+ से Mn3 बनाना है और ई नॉट Fe2 से 3 बनाना है। तो इसके लिए ई नॉट की वैल्यू ज्यादा किसकी सबसे बेस्ट है, सबसे पहले सब आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। आप एक बना रहे हो Mn2+ से Mn3+, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3D5। और ये हो जाएगा 3D4। और इसके केस में
ये हो जाएगा आपका 3D6। तो ये 3D। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आयरन और अगर आप Mn का करो तो 3D5 4s2 होता है। और Fe का अगर आप देखो तो होता है आपका 3D6 4s2। ठीक है, 3D5 4s2 होगा। इसके केस में 3D6 4s2 रहेगा। अब अगर आप इन दोनों में एक चीज देखो कि अगर Mn2 प्लस करोगे तो D5 होगा, 3 प्लस करोगे तो D4 बनेगा। अब इसके केस में देखो डी, अगर 2 प्लस है तो D6 है, 3 प्लस है तो। अब एक बात बताओ, मैंने आपको पहले ही बताया D0, D5 और D6 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, या D10, D10। ठीक है, ये सब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये स्टेबल कौन, तो अब एक बात, तो ये ऑलरेडी स्टेबल है तो ये क्यों बनना चाहेगा? तो अगर आपको ये, अगर ये कराना है तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी इसके केस में ई नॉट की वैल्यू ज्यादा आएगी। यहाँ जो ई नॉट होगा ना वो ज्यादा लगेगा इसके, और ये तो चाहेगा बन जाए जल्दी, तो यहाँ पे ई नॉट वैल्यू आपको कम लगेगी। ठीक है, तो ये Fe2 प्लस वाला जो केस है, यहाँ पे आपको वैल्यू कम लगेगी और यहाँ ज्यादा लगेगी, क्योंकि ये D5 से D4 बनना क्यों चाहेगा? यहाँ पे एक तरह से एनर्जी आपको कम ज्यादा देनी पड़ेगी। आप इसको आयनेशन के फॉर्म में भी समझ सकते हो। बट यहां से अगर D6 से D5 बनाना है तो आपको एनर्जी यहाँ कम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो वैल्यू किसकी ज्यादा आई, Mn2 प्लस से 3 प्लस। यहाँ पे आपको वैल्यू ज्यादा देनी पड़ रही है इन कंपेरिजन ऑफ इसमें, क्योंकि ये तो बनना चाह ही रहा है। तो जो चीज खुद होना चाह रही है उसमें तो एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी, बट जो चीज आपकी नहीं हो रही होगी उसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो ई नॉट की वैल्यू इसमें ज्यादा आती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसमें कम होता है। तो ये ध्यान रख लेना, Mn2 प्लस से Mn3 प्लस बनाना है तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा इन कंपेरिजन ऑफ Fe2 प्लस से Fe3 प्लस बनाने में। तो ये ध्यान रख लेना, ई नॉट का वैल्यू जो होगा, यानी आप ये कर सकते हो E0 Mn3 प्लस, इसकी वैल्यू ज्यादा आ गई। ठीक है, तो आप ये चीज कर लेना, इसकी वैल्यू ज्यादा आ गई, इसकी कम आ गई, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि ये फेवरेबल नहीं है, जबकि ये फेवरेबल। आप इसको नोट कर लो, फिर एक और केस मैं आपको समझाता हूँ इसका, जल्दी से आप इसको नोट कर लो, फिर एक और केस समझ लो। हम्म तो आप इसको जल्दी से कर लो, फिर मैं अगला करा रहा हूँ। ठीक है, देखो अगला केस ये समझो, अगर समझ लो आपके पास दो आयंस दे रहा हूं मैं, एक आपको दे रहा हूं मैं Sc2 प्लस से आपको Sc3 बनाने प्लस बनाने में, और एक है आपका Zn2 प्लस से Zn3 प्लस। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो यहाँ 3D1 आएगा, जो यहाँ 3D0 है। ठीक है, यहाँ पे 3D10 होता है, जो यहाँ 3D9। अब देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये नहीं बनना चाहेगा, तो अगर इसको करना है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे ई नॉट आपका ज्यादा लगेगा इस कंपेरिजन। यहाँ तो चाहेगा ना बन जाए जल्दी से, क्योंकि 1 है, 0 हो गया तो ज्यादा स्टेबल फॉर्म में आ गया, तो ये तो चाहेगा बनना, तो इसका एनर्जी कम होगा। ठीक है, यहाँ पे रीजन यही है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे समझो, तो इसका क्या हो गया, ई नॉट का जो वैल्यू होगा Sc2+ से Sc3+ का, उससे ज्यादा आएगा ई नॉट वैल्यू Zn2+ से Zn3+। ठीक है, तो ये चीजें आप नोट कर लो, फिर हम लोग और बाकी चीजें करते हैं इसमें। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग इसमें बाकी चीजें करते हैं। हम्म। इसको आप नोट कर लो, फिर मैं इसमें बाकी की चीजें आपको करा देता हूँ। हम्म। हम्म। अब नेक्स्ट आप समझो थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर्स के बारे में, चीजें समझो, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट मैं इसके लिए ना आपको टेबल समझा रहा हूँ, आप उसके बेसिस पे कर सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो आप इसको नोट कर लो। फिर मैं आपको टेबल दिखाता हूँ एनसीईआरटी की, जिसके बेसिस पे आप कुछ चीजें समझ सकते हो। तो मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखो। हम्म। तो यहाँ पे समझो कुछ पॉइंट्स, यहाँ पे देखो, ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का टेबल दे रखा है, जिसमें से कुछ पॉइंट्स आपको समझने हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको समझना है, स्कैंडियम का सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जो +3 में। ये पॉइंट आप नोट भी कर लो, स्कैंडियम एग्जिस्ट ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस। स्कैंडियम हैव ओनली हैव ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, यही चीज जिंक के साथ भी है, जिंक का भी +1 है, बट ये नॉन, जैसे ये ट्रांजिशन एलिमेंट, ध्यान रखना, ट्रांजिशन एलिमेंट में यही है। नॉन ट्रांजिशन में Zn है, Zn में सिर्फ +2 है, और ये नॉन ट्रांजिशन, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो ये दो पॉइंट तो सबसे पहले नोट कर लो, स्कैंडियम और जिंक के बीच। स्कैंडियम और जिंक, स्कैंडियम आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होता है जिसमें एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, वो है +3। जिंक में आपका +2 जो होता है, वो एक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आपको अगला करा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए पॉइंट, फिर मैं इसमें कुछ और पॉइंट्स भी बता रहा हूँ आपको। अब इसमें ना कुछ और पॉइंट भी समझो। देखो, आप एक चीज देखो, मैक्सिमम इससे Mn का दिख रहा है +7 तक, 2 2 4 2 6। हाँ, आपको Mn में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट Mn में दिखेंगे +2 से 7 तक। तो ये भी पॉइंट देखना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द मैंगनीज, मैक्सिमम
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय मैंगनीज Mn। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। और तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। और आज सब में देख रहे हो आप, +2 से सबका स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम जा रहा है। तो अगर आपका कभी किसी का आता है कि कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +2 से स्टार्ट करके जितने पॉसिबल है सारे लिख सकते हो। तो मैक्स ये 2 पॉइंट तो ध्यान रखना है, स्कैंडियम में एक होता है, मैंगनीज में मैक्सिमम होता है, और उसका +2 से 7। ये जो नंबर सारे आउटर मोस्ट सेल के। जैसे अगर आप टाइटेनियम की बात करो तो TI क्या होता है, 3D2 4s2। तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4, देख लो, 2 +2 +3 +4, कितना मैक्सिमम ये लूज कर सकता है। ठीक है, तो +4 तक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। या फिर अगर आप इसकी बात करो भी वेनेडियम की, तो 3D3 से 4s2 है, तो इसमें भी 5 आएगा, +2 +3 +4 +5, मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन है ना। तो मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें ध्यान रखने हैं। क्रोमियम में +2 से +6 जा सकता है, क्योंकि क्रोमियम में आपका होता है 3D4 4s2। तो ये मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन है जो लूज कर सकता है। बट मैग्नीज के बाद ये कम होना शुरू करता है। जैसे आगे आप देख रहे हो ना, कॉपर के केस में आपको 3D10 4s1 है, तो नॉर्मली इसका Cu+ होता है, क्योंकि इसको रिमूव करना बहुत हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए आपका नॉर्मली ये रहता है। बट इसका एक केस होता है, वो मैं भी आगे बताऊंगा, जब ये Cu2+ ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये मैं आपको समझाऊंगा क्यों होता है। बट अभी आप ध्यान रखो, एक +1 और +2 इसमें पॉसिबल होता है। ठीक है, ऐसे ही आप और सबके भी कर सकते हो, बट मैक्सिमम ये ध्यान रखना, Mn तक जितने हैं मैक्सिमम वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। आगे ये 6, देखो 6 तक जा रहा है ना, तो कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब आ जाओ आगे इस पे। हम्म हम्म अब यहाँ पे ना यार, 2 कंपाउंड के नाम लिख रहा हूं मैं, ये आपको याद रखने हैं। जैसे CrO4 2-, CrO4 2-, इसको क्रोमेट कहेंगे। या अब अगर आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालो ना, इसको एक्स मानो, तो X-4, X+4 -2 = तो ये आ जाएगा एक्स का वैल्यू 2। अब अगर आप देखोगे ना, अगर पीरियोडिक टेबल आप खुद से रेफर करना, इसका जो ग्रुप नंबर आता है वो 6 ही आता है। जो क्रोमियम का ग्रुप नंबर है वो 6 है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +6 आ गया ना। तो ये कई क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सीबीएसई में आया हुआ है कि आप क्रोमियम का एक ऐसा कंपाउंड बताओ जिसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ग्रुप नंबर के बराबर हो। तो क्रोमियम जो होता है, इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इसके ग्रुप नंबर के बराबर है। ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर इसका +6 हो गया ना। तो ये CrO4 2- जो है, इसमें आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है, और ये इसके ग्रुप नंबर के ही बराबर है। तो एक तो ये ध्यान रखना है, और एक ध्यान रखना है पर मैग्नेट MnO, पर मैग्नेटेड आयन। इसके केस में MnO4- होता है, MnO4-। अगर इसमें आप निकालोगे तो Mn का +7 आए, जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये इसके ग्रुप नंबर के बराबर है। ग्रुप नंबर, अगर आप इसका पीरियोडिक टेबल रेफर करोगे तो ये 7th ग्रुप में आता है। जो Mn है वो 7th ग्रुप में आता है, क्रोमियम आपका 6th ग्रुप में आता है। इस कंपाउंड में इसका जो प्लस, ये Cr का 6+ में, और यहाँ पे ये Mn +7 पे। ठीक है, तो इसके ग्रुप नंबर, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ रहा है इस कंपाउंड में, और यहाँ पे भी, यानी इस वाले कंपाउंड में क्रोमियम का ग्रुप नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। मैंगनीज का इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्रुप नंबर सेम है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अगर आप इनका करना चाहो तो इसका भी लिख सकते हो, TiO2, इसके केस में है TiO2, इसका +4 आ जाएगा, और इसका हो जाएगा VO2+,
O2 प्लस। ठीक है, तो ये कुछ आपको कंपाउंड है जो ध्यान रखना है जिनमें इनका ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्रुप नंबर सेम है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे कराता हूँ। ये आप नोट कर लो, फिर मैं कुछ और पॉइंट्स भी करा रहा हूँ, वो कर लेना पहले इसको। मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट आप समझो। सबसे पहले इनके ग्रुप नंबर के साथ इनका, जैसे ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट, ये TiO2 कंपाउंड, इसका +4 आएगा जो इसके ग्रुप नंबर के बराबर है। ये ग्रुप नंबर भी इसका यही होता है। ऐसे ही अगर आप VO2 पॉजिटिव करते हो तो ये इसके ग्रुप नंबर के बराबर है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इस वाले कंपाउंड में। ऐसी CrO4 2- में भी है, CrO4 2- में है। और एक है इसमें MnO4-। तो ये कुछ पॉइंट है जो ध्यान रख लेना, इनके कंपाउंड जिनमें इनका ग्रुप नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ रहा है। इसका +4 आएगा जो इसका फोर्थ ग्रुप होता है, ये फिफ्थ होता है, सिक्स होता है, सेवंथ होता है। इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो भी इसमें +4 +5 +6 और +7 में आ रहा है। तो ये पॉइंट आप याद रखना और ये कंपाउंड याद रखना, क्योंकि ये ऑलरेडी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद मैं कुछ और पॉइंट्स आपको करा देता हूँ। ठीक है, तो ये नोट कर लेना आप लोग। अब मैं कुछ बाकी के कुछ पॉइंट्स और करा रहा हूँ। तो ये हो गया अब यहाँ पे ना कुछ और पॉइंट्स भी याद रखना। जैसे सबसे पहले जो एसिडिक नेचर, एसिड होते हैं, एसिडिक नेचर, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, या ये वाला टॉपिक हम लोग ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग इतना ही कर रहे हैं, बाकी का यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना कर लीजिए, बाकी का मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। चलिए, थैंक यू। ठीक है।